देखिए, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अभी जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक नरेटिव को अगेंस्ट इंडिया स्टेब्लिश करने के लिए आ रहे हैं। ये बात तो अब दिख रही है। मतलब पहले मैं भी इस पे विश्वास कर लेता था, यार बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से 20 साल पहले बहुत, एक तो इन्फॉर्मेशंस नहीं थी और इतना कनेक्टेड भी नहीं थे, वर्ल्ड इतना छोटा भी नहीं था। अब बहुत छोटा हो गया विश्व, जो भी हो रहा है वो अपने को पता है। तो एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आ गई। हमने कल वाली भी बात आपसे की थी, आज फिर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, या जिसको हम बोलते हैं वैश्विक असमानता रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, याद रखिएगा, पेरिस का एक क्लब है जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी क्लब। वर्ल्ड इनइक्वालिटी क्लब, उसने इसको जारी किया। WIL, उसको लैब बोलते हैं वो लोग, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। और इसमें जिन लोगों ने लिखा है उसमें एक इंडियन नाम भी लिया है, नितिन कुमार भारती। नितिन कुमार भारती, लूकस चांसल, टॉमस पिकेटी, अनमोल सोमांची, इतने इसके ऑथर्स हैं इस लैब से जिन्होंने वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट पर बात की। मैं मानता हूं अभी कुछ हद तक तो मैं मानूंगा इसको, लेकिन कुछ हद तक नहीं मानूंगा, इसको भी समझिएगा। और 1922 और 2023 101 साल की कहानी है। और इसमें वो कह रहे हैं कि द राइज ऑफ बिलियनेयर राज, द राइज ऑफ बिलियनेयर राज, इनइक्वालिटी की कहानी दे रहे हैं ना वो, तो क्या कह रहे हैं, अरबपतियों के राज की ऊंचाइयां छू रहा है अब देश। ये इंडिया के लिए कहा गया है। जो इंडिया के बारे में लिखा गया उस टॉपिक का नाम है द राइज ऑफ द बिलियनेयर राज। बिलियनेयर राज का उत्थान या प्रगति, यह कहा गया है। और इसमें इन्होंने कहा, और बड़ी अच्छी बात आपको हम समझाएं, इन्होंने एक ग्राफ बनाया है, यदि आपको याद हो तो देखा होगा यदि अखबार में, तो इस तरह ग्राफ बनाया उन्होंने, ऐसे बना दिया उन्होंने। अब ये ग्राफ क्या है? ये कह रहे हैं कि जो पहले जो था, यदि हम इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में देखें तो इन्होंने कहा पहले जो इनइक्वालिटी थी वो यहां थी जब हम स्वतंत्र हुए थे, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी कम हुई, और फिर 1991 के बाद जो इनइक्वालिटी बढ़ी है वो बढ़ती चली जा रही है। ये इनका कहना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इनइक्वालिटी कम कब हुई थी? उन्होंने कहा जब सोशलिस्टिक पैटर्न लाया गया तब इनइक्वालिटी कम हुई। ठीक है ना? सोशलिस्टिक पैटर्न मतलब वही 70s, तब इनइक्वालिटी कम हुई और उसके बाद फिर से इनइक्वालिटी बढ़ गई। ये बात इन्होंने इसकी थोड़ी सी दे दी है। उनका ये कहना है, जो डेटा दिया इन्होंने, उन्होंने कहा कि भाई 1% लोग, 1% लोग पास पहले 11% की नेशनल इनकम हुआ करती थी। 1% लोगों के पास 11% नेशनल इनकम हुआ करती थी, मतलब अभी तो 11% ही है, मतलब इनइक्वालिटी ऐसी है। ठीक है, और इसके बाद जो सोशलिस्टिक पैटर्न हुआ तो 1% लोगों के पास अब 6% नेशनल इनकम का रह गया, मतलब ऊपर वाले लोग नीचे आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? तो इनइक्वालिटी कम हुई। क्लियर? तो इनइक्वालिटी कम के पीछे एक ही बात कही जा रही कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ पॉलिटी, समाजवादी प्रारूप में अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों चले और इसलिए हुआ। लेकिन इसके बाद ओपन मार्केट इकोनॉमी आ गया। आपको पता है एलपीजी शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और जब एलपीजी शुरू हुआ
तो एकदम से जो अंतर था वो बढ़ने लगा। ये कहा जाता है कि एलपीजी की वजह से अमीर और गरीब होते चले गए, इनइक्वालिटी बढ़ गई। ये बात इन्होंने बताई है, ठीक है। और इसमें अभी जो कहानी है वो ये है कि अब 1% लोगों के पास 22% नेशनल इनकम है। 11% था, 6% हुआ, 22% हो गया। ये बिलियनियर राज है। और आपको पता है ये परसों, आप देखो हर चीज की एक टाइमिंग है, हर चीज की एक टाइमिंग है, हर चीज एक पर्टिकुलर टाइम पर पब्लिश हो रही है। अभी परसों के अखबार में निकला था कि मुंबई में जितने बिलियनियर हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। पढ़ा हम लोगों ने, ये बिलियनियर शब्द यूज हुआ है उस पे, और इस रिपोर्ट में बिलियनियर वर्ड यूज हुआ है। ये कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये प्रॉपर एक नैरेटिव है ऐसा कि नहीं है। और यदि हम कहें कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही रहता है तो कैसा मानोगे आप? कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास, मुट्ठी भर लोगों के पास मैक्सिमम संसाधन होते हैं, ये तो मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन फिर भी इंडिया में अभी इस पे हम आएंगे, क्या क्या चीजें हम देख रहे हैं अभी और क्यों ऐसा देख रहे हैं उस पर भी हम जाएंगे। इस इनइक्वालिटी को हम कैसे कम कर पाएंगे इस पर बात करेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस थॉट प्रोसेस से नहीं चलेगा जिस थॉट प्रोसेस पे आप चल रहे हो। तो हमको दोनों पक्ष देने पड़ेंगे। हम ये भी कहेंगे कि इनइक्वालिटी है, हम ये भी कहेंगे इनइक्वालिटी नहीं है, हम ये भी कहेंगे इनइक्वालिटी होने के बावजूद भी उसका दुष्प्रभाव नहीं है, हम कहेंगे साहब इनइक्वालिटी है तो दुष्प्रभाव तो होगा ही होगा। दोनों बातें हम करेंगे इसमें, क्योंकि आपको वहां पर इंटरव्यू में जाके बोलना है। तो हुआ क्या कि हमारे यहां अभी एक तो इनकम इनइक्वालिटी है, ऐसा कि नहीं है। और हमें तो लगता है जो इनकम इनइक्वालिटी है, ये जो तुम नौकरी कर रहे हो इसमें सबसे कम सैलरी तो तुमको मिलती है। एक जिले का जो सेल्स देख रहा होगा किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बंदा, वो किसी आईएएस से 5 गुनी सैलरी उठाता है। किसी आईएएस से वो 5 गुनी सैलरी उठाता है। तो इनकम इनइक्वालिटी तो ऐसी ही शुरू हो जाती है आपकी। लेकिन उसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला जो चपरासी है, प्यून है, उसको इतनी भी सैलरी नहीं मिलती वो ठीक से घर चला ले। लेकिन हमारे देश में यदि आईएएस को तनख्वाह जितनी मिलती है तो जो क्लास 4 एम्प्लॉय उससे थोड़ी सी कम उसको मिलती, बहुत ज्यादा कम नहीं मिलती। सैलरी में ज्यादा अंतर नहीं है, सम्मान में अंतर हो सकता है, सैलरी में बहुत अंतर नहीं है। एक डिप्टी कलेक्टर और एक आईएएस में सैलरी में बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन एक डिप्टी कलेक्टर को आईएएस बनने में 20-22 साल लग जाते हैं। लग जाते कि नहीं लग जाते? तो ये चीज हम जरूर बताना चाहते हैं कि इसको समझिएगा आप, ठीक है। कई बार तो ये होता है जो डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर बनता है और जो सीधे कलेक्टर बनता है उनकी सैलरी में अंतर होता है। डिप्टी कलेक्टर से बने हुए कलेक्टर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके साथ वो जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, खैर वो सब बातें अलग है। तो इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी ये हमारे यहाँ है। अब देखो, यदि हम देखें तो बहुत सारे कारण हैं इस इनइक्वालिटी के, एम्बेडेड कारण हैं हमारे भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में। कुछ निहित कारण हैं जिसकी वजह से ये असमानता है। हम अभी उस रिपोर्ट को लेकर के चल रहे, उस रिपोर्ट के एनालिसिस कर रहे हैं, ये असमानता क्यों है। एक तो जेंडर इनइक्वालिटी हमारे यहाँ, आज का अखबार फिर कहता है, ये भी हमने 3-4 दिन पहले क्लास में बात की है, कि भाई केयर टेकर जो केयर गिविंग इकॉनमी है वो नॉन मोनेटाइज्ड है ऐसा कि नहीं है? आज का अखबार कह रहा है कि नहीं कह रहा है? जो केयर इकॉनमी है वो नॉन मोनेटाइज्ड है। भाई
बाबा के पैर दबाने के पैसे मिलते हैं क्या? नहीं ना। या घर में जब आप बच्चे थे तो पिताजी लेट जाते तो कहते चलो पीठ पे मेरे चलो थोड़े थोड़े से, तो पीठ दबाते थे, उसके पैसे मिलते थे क्या? घर में खाना बनाने के, बच्चों को पालने के, कपड़े धोने के महिलाओं को पैसे मिलते हैं क्या? तो हमने कहा तो जिस दिन उसको हम काउंट कर लेंगे हमारी जीडीपी बहुत बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यदि हम उसकी मोनेटाइज्ड वैल्यू को निकाल लें तो ये जीडीपी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? डोंट यू फील लाइक दिस? बढ़ जाएगी। तो एक तो जेंडर बेसिस है जो हमको लगता है कि उसकी वजह से इनइक्वालिटी है। और यदि कहा जाए कि महिलाओं को ग्लास सीलिंग इफेक्ट का भी प्रॉब्लम उठाना पड़ता है। कितने लोगों को ग्लास सीलिंग इफेक्ट पता है? कितने लोग ग्लास सीलिंग इफेक्ट पता है? 1 2 3 4। तो उसमें हमने ग्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में देखो, एक चिड़िया है, ठीक है, और एक कमरे में है, उसमें पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, आसमान साफ दिख रहा है और वो उड़ती है और टकरा जाती। किससे? क्योंकि ग्लास सीलिंग लगी हुई है तो वो ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। उसको लगता तो है आसमान पूरा खुला हुआ है उसके लिए, लेकिन उड़ नहीं पा रही है। यही हाल महिलाओं के लिए करियर में हो जाता कई बार, कि जितना प्रमोशन उनको मिलना चाहिए, जितना उनको नाम मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाता है और वो नीचे रह जाती हैं। इनइक्वालिटी इसकी वजह से होती है। इसको हम बोलते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ठीक है। मेरा ख्याल है क्लास में मैंने सैकड़ों बार इस चीज को बताया होगा, एक आध बार नहीं, सैकड़ों बार बताया होगा मैंने कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट कोई चीज है, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी इंडेक्स रिपोर्ट भी आई है, अपॉर्चुनिटी इंडेक्स रिपोर्ट, अवसर सूचकांक रिपोर्ट। उसमें कहना है कि भारत की 85% महिलाएं ये मानती हैं, ये विश्वास करती हैं कि उनको कई बार वेतन वृद्धि नहीं दी गई, बाकियों को दी गई, मुझे नहीं दी गई, ठीक है, प्रमोशन नहीं दिया गया, और कई बार तो मुझे जॉब में भी नहीं रखा गया क्योंकि मैं महिला हूं इसलिए नहीं रखा गया। ये 85% वर्किंग वुमेन की कहानी है जो वो कह रही है अपॉर्चुनिटी इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया के बारे में, ठीक है। दूसरी बात, यदि हम सांसदों को देखें तो कितने सांसद हैं हमारे यहां? 14% सांसद हैं महिलाएं, बस 14%, बहुत कम है। 50% की पॉपुलेशन में सिर्फ 14% महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। इसी तरह से यदि हम पंचायती राज के शुरुआती दौर में देखें तो एसपी साहब कहते थे हम, यदि पति हैं उनके तो बनी वो सरपंच है, लेकिन सरपंच पति देखते थे सारा काम, और नहीं तो पुत्र देखते थे, तो सरपंच पति या सरपंच पुत्र देखते थे, सरपंच पति और सरपंच पुत्र। बोलते ये एसपी साहब आ रहे हैं, कुर्ता पाजामा पहने हुए एक एसपी साहब चले आते थे। वो एसपी साहब सोचते थे कहीं सुपरिटेंडेंट पुलिस हो, लेकिन पता लगे तो सरपंच पुत्र हैं, और उनकी पत्नी जो है घूंघट लगाए बैठी हुई है। बोले सरपंच कहाँ है? बोले पहले इनसे बात कर ली, यही साइन कराएंगे आपका। तो घर के अंदर जाते थे, अपनी पत्नी से कहते साइन कर दो जरा, वो कर देती थी, कई बार तो खुद ही कर देते थे, लाओ, मना थोड़ी न करेंगे हमने साइन कर दिया तो। ये भी था,
लेकिन आप देखो पंचायती राज आने के बाद जो हमारे देश में रूरल लीडरशिप का मॉडल है, सवेरे सवेरे की बात है, उसमें एक पैराडायमेटिक शिफ्ट हुआ है। और वो पैराडायमेटिक शिफ्ट ये है कि पहले जो लीडरशिप रूरल होती थी वो कैसे होती थी, वो या तो अमीरों के पास होती थी या डोमिनेंट कास्ट के पास होती थी, यही इन्हीं के पास होती थी ना। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला 73rd अमेंडमेंट से, 73वें संविधान संशोधन से, जब संवैधानिक रूप से अनुमति दी गई, तो एक पैराडायमेटिक शिफ्ट हुआ। और वो हुआ, मैंने बोला था सवेरे सवेरे कि फ्रॉम इलीटिस्ट लीडरशिप टू प्लीबियन लीडरशिप हो गई हमारे यहां पर। कैसी लीडरशिप हो गई? कुलीन नेतृत्व से अब हमारे यहां आम जनता के पास नेतृत्व पहुंचा है। यह हमारी विशेषता है। किसकी विशेषता है? हमारे लोकतंत्र की विशेषता। हमारे संविधान संशोधन से जो हुआ वो हुआ है। हमारे पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वैकल्पिक तौर पर दिया गया कि भाई ये दिया जा सकता है, यदि राज्य चाहे तो ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे सकता है। यही है ना हमारे पास। तो एक नए ढंग की लीडरशिप डेवलप हुई कि नहीं डेवलप हुई? और मध्य प्रदेश में तो 50% महिलाओं को यह आरक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश में 1/3 आरक्षण सिविल सेवाओं में है। ऐसा कि नहीं है? तो ये जो कहानियां हैं इसको आप समझिएगा, मैं इसी नैरेटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ परेशानियां और महिलाओं के लिए मैं मानता हूं, जैसे डिलीवरी डेथ्स अभी भी हैं हमारे यहां, है ना। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं वो हमारा ज्यादा है, अभी उसको कम होना चाहिए। हमारे यहां अभी भी एजुकेशन में लड़कियों की संख्या कम है, और जिस लड़की को मौका मिल गया लड़का उसके आगे नहीं निकल पाए, ध्यान रख लेना। इतने सालों से लगातार देख लो, हम यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के रिजल्ट देखते हैं इतने सालों से, ऑलमोस्ट इनवेरिएबली ये सच है कि टॉप 10 में लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा हैं। उनको मौका मिला तो उन्होंने छक्का मारा है। तो इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में चेंज हो रहा है। तो ये जो लोग लिख रहे हैं ये सब हमको लग रहा है 20-25 साल पुरानी चीजों को देख करके अभी भी लिख रहे हैं। दूसरा, एक आईएसडीएस की रिपोर्ट है, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे है, और वो कह रहे हैं कि कास्ट की वजह से इनइक्वालिटी अभी भी है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, अभी भी हमारे देश में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, और यह इनइक्वालिटी का एक बड़ा कारण है। और 27% घरों ने ऐसा कहा कि हां ऐसा होता है। इस सर्वे में, जो आईएसडीएस का सर्वे है, इसमें यह कहा गया हां कि भाई 27% लोग कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी है। मान लेता हूं मैं भी इस बात को। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, आप लोगों ने कभी अनटचेबिलिटी फेस की है अपनी लाइफ में? जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपने फेस नहीं की, लेकिन अभी हमारे यहां है। इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता हूं, इस बात से इनकार हमारा नहीं है। लेकिन वो अभी जो घरों के बुजुर्ग हैं वो उस तरह के माइंडसेट में हैं। यदि आपके घर में कोई 80-85 साल का बुजुर्ग है तो वो घर में किसी को चाय पिलाने के पहले उससे पूछ लेगा, पूछो कौन जाता है ऐसा कि नहीं है?
है ऐसा? एक जमाने पहले कभी आपने सुना हो अपने घरों में, देखा तो नहीं होगा, कि जो सफाई कर्मी आते थे वो घर के बाहर एक कप रखा रहता था, और वो कप वो होता था जिसका हैंडल टूट चुका होता था और उसमें क्रैक दिखते थे। वो कप वहां रखा रहता था और वो महिला सफाई करने के बाद आती थी, बोल दीदी, तो दीदी चाय बना के रखे रहती थी उसके लिए, तो दीदी उसको चाय दे देती थी, वो चाय पीती थी, फिर वो कप धो के वहां रख के फिर चली जाती, फिर अगले दिन फिर वही। कितने लोगों ने ये सुना है कि ऐसा होता था? आप लोगों में से कई लोगों ने तो देख भी लिया, ऐसा लग रहा मुझे अब, है? रोटियां रखी हुई हैं, 4 रोटी, ऊपर वाली रोटी के ऊपर इतनी सब्जी, और उसको ऐसे देते हैं, ऐसे और नीचे से पकड़ लेते हैं। ये अनटचेबिलिटी नहीं है क्या? तुमको नहीं लगता है? हमको तो सम्मान पे धक्का लगता है। तो 27% यदि हाउस होल्ड कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी है, हम मानते हैं कम हुई है, लेकिन है, यह असमानता है, ये सोशल इनइक्वालिटी है हमारे देश में, है ना? सोशल इनइक्वालिटी। हां, आप लोग जो पढ़े लिखे हैं इनके बीच में ये नहीं हो सकता है। आप किसी भी जाति के हो, आप साथ में टिफिन शेयर करके खाते हो, कोई नहीं पूछता आपसे कौन हो कौन नहीं हो, कोई पूछता है क्या? और यदि लड़के हैं तब तो मतलब अभी तो ऐसे खाने में बड़ा अंतर है, लेकिन दूसरे को दे दिया, ले भाई तू भी पी ले। 4 सिगरेट, 1 सिगरेट में 4 दोस्त पी रहे, काहे का उसमें छुआछूत चल रही उनकी? चल रही क्या? नहीं चल रही ना। तो मेरा ये कहना है कि ये इनइक्वालिटी की बात जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात जो कही गई वो मुझे अभी भी लगी, उसी ISDS सर्वे का एक दूसरा पार्ट है। उन्होंने कहा कि SC महिलाओं में 51% जो महिलाएं हैं, 51% हाउस होल्ड जो हैं, जो 51% कुटुंब हैं, घर हैं, उसमें जो एडल्ट वुमेन हैं, देखो छोटी बच्चियों काउंट नहीं कर रही है, वो तो पढ़ गई, एडल्ट वुमेन है, उनकी 0 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, 0 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है SC महिलाओं में, 51% एडल्ट में। असमानता को जन्म देगा ये, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और अपर कास्ट में ये 24% है, अपर कास्ट में ये 24% है। तो ऐसा नहीं कि अपर कास्ट में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो ये जेंडर बायस का भी एक तरीका आपको देख सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी में भी एजुकेशन ले सकते हो ना, ठीक है। और इसी तरीके से 20% हाउस होल्ड जो अपर कास्ट में है उनके पास इंटरनेट एक्सेस है, और 10% SC हाउस होल्ड में इंटरनेट एक्सेस है, मतलब इंटरनेट कम है। ये रिपोर्ट मुझे गलत लगती है। कारण यह है, जब से अनंत के पप्पा ने दिया है हम लोगों को इंटरनेट, तब से ऐसा कौन है जिसके पास इंटरनेट नहीं है? क्यों भाई? अब तुम बताओ जरा मुझे, अनंत के पापा को जानते हो नहीं जानते हो? है ऐसा कि नहीं है? तो उन्होंने जो हमको इंटरनेट दिया, और विश्व का सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है, और आपको बता दें स्पीड भी बहुत अच्छी है हमारे यहां, स्पीड भी बहुत अच्छी, मैं बता रहा हूं, $27 पर मंथ पे 2 GB महीने का मिलता है बस। कहां पर? USA में। कितना मिलता है? 2 GB। $25 कितना हो गया? लगभग 2-2.5 हजार रुपए हो गया कि नहीं हो गया? तो 2-2.5 हजार रुपए में 2 GB मिलता है 1 महीने में बस।
और हमारे यहां पर 200 रुपया में कि 199 में कितने में आता है मुझे पता नहीं है, इतना कम है कि अपन ध्यान ही नहीं देते इस पे। ठीक है, रोज 2 GB, 365 दिन बिना फेल। तो ये जो है इनका कहना है कि 10% और 20%, मुझे ये थोड़ा सा अखर रहा है। ये कह रहे हैं 20% के पास है, हमें लग रहा है 20% के पास हो सकता है ना हो, इम्पॉसिबल बात है। हर एक के पास फोन है यार, और सबके पास स्मार्टफोन हो गया धीरे धीरे। ठीक है, इसी तरीके से एज के बेसिस पर भी इन्होंने इनइक्वालिटी का सर्वे किया है। देखो हर चीज को अलग अलग ढंग से देख रहे हैं, जेंडर, कास्ट, एज। एज में इन्होंने लासी एक सर्वे होता है, LASI, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। यह कहता है कि जो 70% वृद्ध लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्या कह रहा है? 70% एल्डरली पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, एंड इससे जो इनइक्वालिटी है यंग एज के साथ वो हो गई है। छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, मेरी मदर 80+ हैं, ठीक है, और उनकी इनकम 0 है, तो क्या गरीब हैं? क्वेश्चन मेरा समझो ना। वो क्या कहेंगे, तुम हमारे साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है? सोचो ना इस बारे में। कुछ गधे हो सकते हैं। आज का अखबार है फिर से, एक दादी को एक ने मतलब पोते बहू ने पीट दिया कायदे से, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी लिखवानी थी, उनको तो कूटा जाए कायदे से, भी पकड़े गए हैं। लेकिन बाकी हमारे यहां पर इमोशनल अटैचमेंट कितना अपने परिवार के लोगों के साथ, है ना कि नहीं है? तो ये यदि 70% को वृद्ध लोग गरीबी रेखा के नीचे, तुम किस तरीके से देख रहे हो ये जरा बताओ। मैं तुम जितनी कहो डाइट उतनी डाइट नहीं, 2 रोटी की बात तो कहते हैं बस हो गया, मैं रख नहीं खाएंगे, अब हम खा नहीं सकते, इनकम कोई दिखा नहीं सकते, तो तुम किस बेसिस पर उनका दिखा रहे हो? तो इस तरह की भी चीजें बनाई जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूं मैन्युफैक्चर तुम कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिलीजन, सच्चर कमेटी ने कहा था, किसने कहा था? सच्चर कमेटी ने, रिलीजन के बेसिस पे, कि मुस्लिम में बैकवर्डनेस ज्यादा है, मुस्लिम्स में बैकवर्डनेस ज्यादा है, पिछड़ापन ज्यादा है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द मॉडर्न एजुकेशन, यू विल बी बैकवर्ड। आप मॉडर्न एजुकेशन लेना नहीं चाहते, बैकवर्डनेस नहीं होगी। वो लोग जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन लिया वो IAS IPS भी बन रहे हैं, वो इंजीनियर डॉक्टर भी बन रहे हैं। लेकिन आप 90% लोगों को कोशिश करते हो कि वो दीनी तालीम लेकर के चले जाएं, ऑलिव बे पेटे जिमचे हे खे करते रहें वहां पे, तो आप बताओ कैसे उनका आप कर लोगे? दूसरी बात, दे आर मोर इन्वॉल्व्ड इन इनफॉर्मल इकोनॉमी रादर देन इनफॉर्मल इकोनॉमी। वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में ज्यादा हैं, कैश इकोनॉमी में ज्यादा हैं। वो सब्जी बेच रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, कैश ले रहे हैं, कहीं लिखा ही नहीं है। उनकी इनकम 0। इनकम कितनी? 1 लाख रुपए महीने की, लेकिन लिखने को क्या है? 0 इनकम है। तो आप जरा इन रिपोर्ट्स को देखो, इन रिपोर्ट्स में उन चीजों को नहीं दिखाया गया जो चीजें वास्तविकता में हैं। तो यह भी एक परेशानी है। ठीक है, इसी तरीके से
रीजनल बेसिस पे देखें तो नॉर्थ साउथ डिवाइड है। और इस पे एग्जाम्पल दिया, बोले जब कोरोना पीरियड चल रहा था कोविड में, तो केरल के 100% एजुकेशन को शिफ्ट कर दिया गया था डिजिटल एजुकेशन में। 100% बच्चों के पास एक्सेसिबल था, बिहार में सिर्फ 10% लोगों के पास था। तो ये तो नॉर्थ साउथ डिवाइड है ना डिवाइड, इससे इनइक्वालिटी हुई। इसी तरह से एथनिसिटी है, ट्राइबल कम्युनिटीज पिछड़े हो जाते हैं, ये भी मैं मान लेता हूं। तो ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल सारे सही हैं, लेकिन इसमें एग्जेजरेशन भी है। पूरी तरह से रिपोर्ट सही नहीं है, कुछ प्रूव करने के लिए प्रूव किया गया है। दूसरी बात, यदि इनइक्वालिटी इंडिया में है तो उसके पीछे कारण है। मैं एलपीजी को कारण देता हूं, क्यों? क्योंकि अमीरों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली अमीर बने रहने के लिए और ज्यादा कमाने के लिए, गरीब उतनी जल्दी अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए कि वो उसका फायदा उठा ले। लेकिन मुझे लगता है डाउन द लाइन 2 4 5 साल 10 साल और लगेंगे और ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने जितने प्रोग्राम्स दिए हैं वो स्किल डेवलपमेंट पे दिए हैं, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट पे दिए हैं। किस पे दिए हैं? कौशल विकास पे दिए हैं, उद्यमिता विकास पे दिए हैं, शिक्षा पे दिए हैं। दिए हैं कि नहीं दिए? तो एलपीजी एक कारण है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके और आगे बढ़ेंगे। देन टैक्सेशन, अब देखो वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज दिखती है, और वो दिखती है टैक्स इवेजन, जो अपर क्लास कई बार कर जाता है ना अपर क्लास टैक्स इवेजन। इनकम हुई 10,000, बताई 5,000, 5,000 पे कोई टैक्स नहीं दिया, करते हैं। तो ये टैक्स इवेजन की वजह से भी इनइक्वालिटी आती है, क्योंकि वो टैक्स जब जाएगा सरकार के पास तो सरकार उस टैक्स से गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम कहते हैं ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से डेवलप होता है। क्या मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बड़ी जरूरी चीज है, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। देन अभी भी एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है या एस्क्रिप्टिव स्टेटस है हमारे यहां। 2 तरह के स्टेटस हम पढ़ाते रहते हैं, एक बोलते हैं एस्क्रिप्टिव स्टेटस और एक होता है एक्वायर्ड स्टेटस। एस्क्रिप्टिव स्टेटस का मतलब होता है हम ब्राह्मण के यहां पैदा हो गए तो हम पंडित जी हो गए, ब्राह्मण हो गए, हम सबसे ऊंचे हैं, हम नाक ऐसे जला के चलेंगे, ठीक है। हम शूद्र के यहां पैदा हो गए तो हम सबसे छोटे हैं, हमारी इज्जत कम होगी। ये सब देखा हुआ है आपका, ये हमारी सोसाइटी में अभी भी है। जबकि हमको ये पता है कि अब धीरे धीरे फ्रॉम एस्क्रिप्टिव टू एक्वायर्ड स्टेटस की तरफ जा रहे हैं। प्रदत्त परिस्थिति से अर्जित परिस्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? अब किसी भी जाति के हो आप आईएएस हो गए तो आईएएस हो गए, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर साहब कहे जाएंगे, आप एमपी हो गए तो एमपी हो गए, एमएलए हो गए तो एमएलए हो गए। साहब लगा दिया जाता है कि नहीं लगा दिया जाता है? डॉक्टर साहब, वकील साहब, माट साहब, सब लग जाता है, उसमें जाति नहीं होती फिर। तो एक्वायर्ड स्टेटस अभी धीरे धीरे हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। इसमें मुझे लगता है कि अभी ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और जब तक हम पॉलिटिक्स में प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज को शामिल करेंगे तब तक ये कास्ट सिस्टम वाला बहुत जल्दी खत्म होने वाला है नहीं। हाँ, आप हमारी जाति के हैं, आप हमको वोट दे दीजिए, आप हमारी जाति के, आप हमको वोट दे दीजिए, ये कैंडिडेट इस जाति के आधार पर खड़ा किया जाएगा। ये जब तक चलता रहेगा तब तक लगता है कि आप जाति खत्म कर पाएंगे हम, ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी परेशानी है
वो ये है पॉलिटिकल करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब कहानी ये है, अंधा बांटे रेवड़ी पुनि पुनि आपन को दे। अंधा रेवड़ी बांट रहा है और बार बार अपने लोगों को दे रहा है, बेटा ले 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 भाई ले ले। और कोई पूछेगा अरे तुमने इसको क्यों दिया, बोले मैं तो अंधा, मेरे क्या पता, जो आगे दे दिया उसको। तो ये अंधा बांटे रेवड़ी वाली कहानी हो जाती है। पॉलिटिकल जो करप्शन है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, और वो जो रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी इनइक्वालिटी का कारण है। लेकिन आप जरा सोचो, पिछले कुछ सालों में हमने इसमें कुछ चेंज देखा है। अब इनइक्वालिटी को कम करने के लिए अभी देखो, हमने सबको अनाज देना शुरू कर दिया। ये दो तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, इतनी गरीबी है कि अनाज देना पड़ रहा है, और दूसरा इतना अनाज है कि दे दो अपने लोगों को। दो तरह के इंटरप्रिटेशन है। दूसरा, सबके लिए घर, पीएम आवास योजना, ये इक्वालिटी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है ना हमारे। सबके लिए घर, वृद्धावस्था पेंशन, और जितने वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, स्किल के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए जितना हम प्रोजेक्ट्स, प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स चला रहे हैं, वो भी तो इनइक्वालिटी को कम करेंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो एजुकेशनल में हमने किरण स्कीम चला दी, एक क्यूरी स्कीम चला दी, जो बहुत अच्छी स्कीम है, यदि आपको पता हो, CURI, दैट इज consolidation of university research, consolidation of university research for innovation and excellence, for innovation and excellence। तो एक तो ये क्यूरी चलाई गई रिसर्च के लिए, अच्छा। इसी तरह से एक किरण चलाया गया, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, थ्रू नर्चरिंग। तो आपको नहीं लगता कि ये हम जो चला रहे हैं, ये एजुकेशन को हम बेहतर करते चले जाएंगे कमजोर वर्गों के लिए? एकलव्य स्कूल हमने खोल दिए कि नहीं खोल दिए? और जवाहर नवोदय को तो मैं मतलब उससे ज्यादा बढ़िया तो किसी को मानता ही नहीं, किसी स्कूल को। आप लोगों में से कोई जवाहर का है? एनीबडी फ्रॉम जवाहर? ये लिख लो कहीं पे, 100% पास होने वाले हैं बच्चे, ये गलती करेंगे ही नहीं, पक्का पास होंगे। क्योंकि मैंने देखा जितने जवाहर वाले हैं, वो हमारे पास जितने आए सब पास हुए, एक भी फेल नहीं हुआ उसमें से। क्यों? क्योंकि इनकी आदत पढ़ने की खुद ही डलवाई जाती है। थोड़ी बहुत बड़े डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड होते हैं। मेरा ख्याल है ये तीसरी बार मेरे से इंटरव्यू क्लास पढ़ रहा है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये कि तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो, तुम्हारा मेंस इससे कितना इंप्रूव हो जाता है ये तुमको पता है। तो एक चीज तो एजुकेशन में हमने कहा, हेल्थ में महिलाओं के लिए मातृवंदन योजना शुरू की गई कि नहीं शुरू की गई? ठीक है। जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई कि नहीं शुरू की गई महिलाओं के लिए? ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, एक यूनिवर्सल योजना हमने उठा के दे दी स्वास्थ्य के लिए। 5 लाख रुपए तक मजे करो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। सौभाग्य योजना दे दी, सौर घर योजना दे दी, सोलर रूफटॉप दे दिया, 300 यूनिट तक बिजली फ्री। खर्चा यही नहीं, तो खर्चे हम खत्म कर देंगे यार, चिंता ही मत करो। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान चला दिया हमने, घर घर शौचालय। करा कि नहीं करा? ये जितनी भी स्कीम्स चल रही जो आप देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप ध्यान रखिएगा
कि अभी जो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, ये बड़ा रिवोल्यूशनरी होगा आगे चल करके। लागू नहीं हुआ है, लागू जिस दिन हो जाएगा रिवोल्यूशन लाएगा, क्योंकि 106th अमेंडमेंट ये कह रहा है कि महिलाओं को 33% सीट्स मिलेंगी संसद में, विधायिकाओं में। ठीक है ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन पार्लियामेंट, लोकसभा एंड इन विधानसभा 33% सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी महिलाओं के लिए। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, इसके अलावा सुपर रिच के लिए टैक्स किया गया। अब सुपर रिच पे टैक्स, सिर्फ 167 परिवार ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनके ऊपर वो 2% का सरचार्ज लगता है उनके इनकम पे। सिर्फ 167 परिवार हैं, और ये बिलियनियर भी नहीं है, ये मिलियनियर पे ही हो जाता है इतना। आपको हम बता दें, बड़ी मजेदार बात कर रहे हैं, 1 करोड़ पर इनकम टैक्स भरने वाले लोग अभी बहुत कम है। और तुमको क्या लगता है, तुम लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा हो सकती है। 8 लाख 9 लाख रुपए महीने ही तो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिखाते कितना है? 10 लाख रुपए। अरे भाई, कर क्या रहे हो तुम? ये परेशानी है। ठीक है, ये कुछ चीजें की गई जिससे ये हो सकता है कि कुछ चीजें हो। तो हमारा ये कहना है कि यदि हम इस इनइक्वालिटी को दूर करना चाहते हैं तो हम सिर्फ वो गोल्स देख लें जिसमें लिखा है एस, डी और जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यदि हम उनको भी पूरा कर लेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी और बहुत रैपिड प्रोग्रेस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये कि मैं आज सवेरे जब पढ़ा रहा था तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी सुना कि हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमिक, वो बहुत अच्छी है। लेकिन इस ग्रोथ रेट में जो इनइक्वालिटी की बात है जो कर रहे हैं, उसको जरा सुनोगे तो तुमको हंसी आएगी, हैरत होगी। आपको पता है लॉरेंजेस कर्व और गिनीज कोएफिशिएंट, पता है ना? लॉरेंजेस कर्व और गिनीज कोएफिशिएंट ये असमानता को दिखाता है। ठीक है, लॉरेंजेस कर्व जितना नीचे होगा उतनी असमानता ज्यादा होगी, और जितना उस 45 डिग्री पे होगा उतनी असमानता कम होगी। ठीक है, इसी तरह से यदि गिनी कोएफिशिएंट 0 है तो असमानता बिल्कुल नहीं है, परफेक्ट इक्वालिटी है, और यदि 1 हो गया तो परफेक्ट इनइक्वालिटी, एक आदमी के पास सारा कुछ है। ये गिनीज कोएफिशिएंट है। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इंडिया का गिनीज कोएफिशिएंट यूएसए के गिनीज कोएफिशिएंट से कम है। मतलब इंडिया की इनइक्वालिटी यूएसए की इनइक्वालिटी से कम है। यह बात आपको जाननी चाहिए। तो जो इंडिया के लिए इन्होंने लिख दिया है टॉपिक, उस टॉपिक को पढ़ करके मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको समझना चाहिए द राइज ऑफ द बिलियनियर राज, इसके पीछे का मंतव्य क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है। ठीक है, लेकिन हां, इनइक्वालिटी है, इस बात से इनकार नहीं है। यह असमानता दूर होनी चाहिए, इस बात के लिए हमारी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, और इसके लिए हमें कार्य भी करना चाहिए।